राजनाथ जी, ये बताइए कि आजकल आप लोगों को कोई लोग भारतीय झगड़ालू पार्टी भी कह रहे हैं, हर चीज से आप लोग झगड़ा ले रहे हैं। कल आप लोगों ने खुलेआम इलेक्शन कमीशन से झगड़ा ले लिया। हर बात पर झगड़ा क्यों? आप अगर लगता है कि पावर में आ रहे हैं तो एक बड़प्पन होता, वो बड़प्पन आप लोग नहीं दिखा रहे। नहीं, झगड़ा कभी नहीं किया। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने का, विरोध दर्ज कराने का एक मर्यादित तरीका होता है। मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं होगा। तो अगर मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि आप बेनिया बाग से नहीं क्रॉस कीजिए क्योंकि वो सेंसिटिव इलाका है, तो मान लेना चाहिए। इसमें इतना क्या उसी चीज पर झगड़ा करना? नहीं तो पहले ही मना कर देना चाहिए था कि वाराणसी से चुनाव ही मत लड़िए। यह भी कह देना चाहिए था कि आपके सुरक्षा का संकट है, इसलिए आपको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। तो उनके नॉमिनेशन पेपर को ही खारिज कर देना चाहिए था। वो बात नहीं, लेकिन हर इंस्टीट्यूशंस के साथ आप लोग नहीं देखिए, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेचिंग द लाइन, हर जगह आप लोग अपनी लाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त शासी है, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं, बेहद सम्मान करते हैं, और कभी भी उस पर हम। लेकिन आपके अरुण जेटली, कल अमित शाह, सबने बैठ के, अनंत कुमार, सबने बैठ के खुलेआम अटैक किया कि इलेक्शन कमीशन सुन क्यों नहीं रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो बायस्ड है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ और विशेष रूप से वाराणसी में, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यह विशेष रूप से आरोप लगा है, और उसमें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप करने की बात कही है। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि यह तर्क समझ में नहीं आ रहा था कि हम सुरक्षा की दृष्टि से वहां व्यवस्था नहीं कर सकते, तो भाई आप वहां भी मीटिंग नहीं करने देंगे, शहर में कहीं मीटिंग नहीं करने देंगे, तो आपने वहां से प्रत्याशी क्यों बनने दिया? पहले ही अपना स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया होता कि भाई यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी की सुरक्षा वाराणसी में नहीं हो सकती, इसलिए इनको यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि इस रास्ते से मत जाइए। आप कह रहे हैं कि आप लास्ट मिनट में बोल रहे हैं कि आपको गंगा आरती करनी है, तो ये इलेक्शन कमीशन या वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने इन चीजों पर बोला मैंने तो उनको क्लियरेंस दी हुई है। मैं कल उनका बिल्कुल पहले कोई क्लियरेंस नहीं मिली थी, पहले कोई क्लियरेंस नहीं मिली थी। अब ये बताइए, कल मीटिंग होने वाली है, क्लियरेंस रात को नहीं, 8 बजे 7 बजे शाम को 6 बजे नहीं मिलेगा, तो कैसे कोई पब्लिक मीटिंग कर पाएगा? लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी को बनारस में पब्लिक मीटिंग करने की क्या जरूरत है? वो तो हर जगह बम बम है, हर जगह नरेंद्र मोदी के नाम पे ही। फिर भी हम क्या सोचते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी के बारे में, यह तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता भी जानना चाहती है और बतलाना भी चाहिए प्रत्याशी। राजनाथ जी, ये बताइए कि आप लोग कितनी सीट एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब देखिए, मैं तो, अब आप तो बोल देंगे कि हमें तो 270 आ जाएगी। 270 ही नहीं, यदि मुझे कहना हो तो अनुमान यह है कि बीजेपी लेडी एनडीए को 300 के आसपास सीटें प्राप्त होंगी। इसका पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को आप देते हैं? क्रेडिट पूरी पार्टी को दिए, हमारे निचले धरातल पर काम करने वाला जो कार्यकर्ता है उससे लेकर, और पार्टी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, और बीच में जितने सारे लोग आते हैं, सबको क्रेडिट देना चाहता हूं। और सबसे ऊपर यदि मैं किसी को रखना चाहता हूं तो इस देश की जनता को क्रेडिट इसलिए देना चाहता हूं कि देश की जनता ने हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर भरोसा किया। लेकिन आप यही लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र भाई ये सोच लिए हैं कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो तो पूरे, मतलब उन्होंने शपथ ले ली है, सारे विपक्ष जो है वो धराशायी हो गया है, और पूरा देश जो है वो सोने का बन जाएगा। पूरी देश की जितनी प्रॉब्लम है सब एक जैसे झाड़ू से एक मैजिक होता है ना, उस तरीके से सब ठीक हो जाए। वो वैसे 1 साल पहले जो उनका वेट था लगभग वही वेट है उसके। मैंने 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आज भी वही बॉडी लैंग्वेज है। तो आप ये मानते हैं लैंग्वेज नहीं बदली, बॉडी लैंग्वेज कुछ ज्यादा एरोगेंट बॉडी लैंग्वेज है? नहीं, एरोगेंट मैं नहीं मानता, कभी नहीं। देखिए, मैं इसके पहले भी 4 साल तक पार्टी के अध्यक्ष। लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे बोलते हैं जिस तरीके से कि वो देश के ऑलरेडी प्रधानमंत्री हो गए और सारे और जो लोग हैं वो सब जो हैं वो सब धराशायी हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। शायद जो लोग नजदीक से नहीं जानते होंगे उनको, वो लोग शायद ऐसी बात सोचते हों, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत
गलत एक धारणा बनाने की एक योजनाबद्ध तरीके से कोशिश की गई है। मैं भी 4 साल पार्टी अध्यक्ष रह चुका हूं, उसके पहले से भी हम लोगों के संबंध रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि एक पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड वर्कर जैसा होना चाहिए, वैसे नरेंद्र भाई मोदी है। ये बात में विश्वास। डिसिप्लिन तो ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन उनके हिसाब से ही चले, फिर कोई और ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। द गैप बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड अदर्स शुड बी लॉन्ग। ऐसा नहीं। बिल्कुल। कई बार आपको भी जानकारी है और सारे देश के लोग भी जानते हैं, कई बार उनकी इच्छा के प्रतिकूल एक नहीं कई फैसले मैंने किए, लेकिन अक्षरशः उसका पालन किया है उन्होंने। मसलन कई उनकी इच्छा के प्रतिकूल जो है कई टिकट भी मिले हैं, तब भी उन्होंने पालन किया है। ठीक है, उचित फोरम पर उन्होंने बतलाया कि नहीं ये प्रत्याशी ठीक होगा, ये नहीं होगा, लेकिन जो फैसला अध्यक्ष रहते हुए मैंने कर दिया उसको उन्होंने माना। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की ये सोच है, जो उनकी इमेज है उसके हिसाब से, कि पार्टी वार्टी कुछ नहीं, जो न खाता न बही, जो मोदी कहे वही सही। ये सब एक धारणा बनाई गई है, गलत धारणा है। ये सब धारणा है, मतलब जितनी चीजें वो सब धारणा है, और जो मोदी कह रहे हैं या जो वो सोच एक चल रही है वही सही है। ऐसा नहीं, ऐसा जो पार्टी की सोच है वही मोदी की भी सोच है। मैं समझता हूं दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, राजनाथ सिंह और पार्टी का हमारा कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता, सभी पार्टी के साथ एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा ये बताइए, ममता जी से तो इतनी दोस्ती थी, फिर क्या हो गया? आज वो आपको कसाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अरे ममता जी आप सांस ले लो नहीं तो सांस फूल जाएगी, थोड़ा थम जाओ, ये सब क्या मतलब होता है? वो अलग की बात है। लेकिन क्यों कहा था उन्होंने, मैं बतला दूं आपको। उन्होंने ये कहा था कि वो कहने का पर्पज यह था कि यदि हम सेंटर में आ जाते हैं, बीजेपी लेडी एनडीए गवर्नमेंट बन जाती है, तो जो भी स्टेबल गवर्नमेंट है, जो स्थायी सरकारें हैं, उनको डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहेंगे कांग्रेस की तरह। ये मैं समझता हूँ सामान्य शिष्टाचार के ये जो मोदी जी उस रैली में बोल रहे थे वो शिष्टाचार से थोड़ा सा ज्यादा था। अब देखिए सबकी अपनी शिष्टाचार की अलग अलग डेफिनेशन होती है, तो मैं ये मान लिया जाए कि मोदी जी की शिष्टाचार की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। आपकी अपनी डेफिनेशन है, राजनाथ जी की तो डेफिनेशन है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो मोदी जी की क्या डेफिनेशन है? यही है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, टूटे मन से। तो मोदी जी को बड़ा मन करना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि ममता दीदी आप तो हमारी दीदी हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मैं साष्टांग करता हूँ। इसमें क्या हो गया? इतना छोटा मन क्या? अगर ममता के कुछ लोगों ने बोल दिया तो इस तरीके से रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? वाह राधा जी, ये बताइए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ना कि आराम से बोलो आप। नहीं, मोदी जी आजकल बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो। मोदी से नाराज उन्होंने बोला कि नीची राजनीति नहीं करना चाहिए, तो सीधे जोड़ दिया कि मुझे नीच कह रही हैं। मतलब लोग ये पूछ रहे कि मोदी जी क्या थिएटर कर रहे हैं क्या आजकल? नहीं, आप इतनी नाराज क्यों? नहीं, हम नाराज नहीं, हम तो पूछ रहे पार्टी अध्यक्ष से कि आपके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है बहुत ही सुलझा हुआ, और लोग उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और इस देश का विकास करने की जिसके दिल के अंदर तड़पन है, वह ऐसा उम्मीदवार है। मैं समझता हूँ कि उसकी नीयत के ऊपर और उसके नजरिए के ऊपर कहीं से भी संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब वो बोलते हैं कि प्रियंका गांधी ने बोला कि नीच राजनीति को नीची जाति से जोड़ना, नीच राजनीति क्यों कहा? क्या कहने की सब जरूरत है? अगर उन्होंने कहा माना, अगर क्यों कहा तो आपको रिएक्ट करना। देखिए एक चीज क्षमा कीजिएगा, मैं बोलना नहीं चाहता था। कभी जो है कांग्रेस पार्टी का कोई अध्यक्ष या पार्टी को कह दे जहरीली पार्टी, कभी पार्टी का उपाध्यक्ष बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी चोर, तो ये सब सारी चीजें आप लोगों के ध्यान में नहीं आती है कभी? बिल्कुल उनसे वही सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग, क्षमा कीजिएगा, ऐसे अब शब्दों का प्रयोग हम अपनी पार्टी में नहीं होने देंगे। और कांग्रेस ने जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है, यह मैं समझता हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है। लेकिन और वो भी टॉप पर बैठे हुए। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है, कभी सरकास्टिक रिमार्क होते हैं, कभी पब्लिक के बीच कुछ चीजें होती हैं, लेकिन किसी को सीधे सीधे चोर कहना। अच्छा ये बताइए कि अगर इस माहौल ये होता है कि बीजेपी और एनडीए की अपनी सरकार अपने बूते पर नहीं बन पाती है, तो एज पार्टी अध्यक्ष आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? नहीं बनेगी, पक्का बनेगी। नहीं वो बनेगी, वो तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, बनेगी। पर फिर भी
ममता जी तो अब अलग थलग हो गई, तो ममता जी से तो लगता नहीं। हम कॉन्फिडेंट हैं कि निश्चित रूप से बीजेपी लेडी एनडीए को कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिलेगी। नहीं, कल जैसे जगन ने एक वहां से बोला है कि हमारे ऑप्शंस ओपन है, जगन रेड्डी ने बोला है, तो उससे ये माना जा सकता है कि हो सकता है जगन रेड्डी आप लोगों को सपोर्ट कर दे, हो सकता है। तो उस तरीके से और कितने लोग हो सकते हैं? क्या मायावती जी से कोई बात हुई है? वैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लेडी एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, मोर देन क्लियर मेजॉरिटी, मोर देन मैजिक नंबर। लेकिन वैसे भी अन्य कोई राजनीतिक दल इस देश का बीजेपी की लेडी एनडीए के साथ यदि जुड़ना चाहेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो खुशी की बात है कि गवर्नमेंट को एक अधिक मजबूत गवर्नमेंट बनाने के लिए और लोग जुड़ते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप ये मानते हैं कि इस बार का पूरा इलेक्शन पोलराइज्ड हो चुका है? हाँ, बराबर। कांग्रेस ने, सपा बसपा जैसी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी कोशिश की है इसको पोलराइज करने की। बीजेपी ने नहीं। पूरी तरह से, क्योंकि उनके पास इस सुशासन और विकास, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का पर बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो उनकी मजबूरी थी बार बार कहना कि भारतीय जनता पार्टी एकदम बिल्कुल वो विभाजनकारी राजनीति कर रही है, नरेंद्र भाई मोदी विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, यही इसके अंदर कुछ नहीं। जबकि इस देश का पहला विभाजन यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है।